हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का हिस्ट्री का आपका कौन सा टॉपिक था। तो क्लास 6 की हिस्ट्री करवा दी है, क्लास 7 की आज आपका लास्ट चैप्टर है। 10 पूरे 10 चैप्टर हैं, 5 दिन में करवाई है क्लास 7 की। कल से क्लास 8 की स्टार्ट आपकी हो जाएगी। लास्ट चैप्टर है क्लास 7 का। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठबंधन। जो 18वीं शताब्दी थी उसमें 18वीं शताब्दी आपकी जो रही 1700 से 1799 तक, है ना। तो इस समय पर कौन कौन सी राजनीतिक गठबंधन निकले, कौन कौन सी क्या क्या हुआ इस समय पे, पार्टियां आई, ठीक है ना। 17वीं 18वीं शताब्दी चल रही है, तो 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठबंधन, तो 18वीं शताब्दी के बारे में बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे। और अगर अभी तक आपने इससे पहले भूगोल नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। भूगोल के बाद ही आप लोग हिस्ट्री पढ़ना, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अगर आप भूगोल पढ़ के आएंगे तो हिस्ट्री आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी, वरना आपको बोरिंग लगेगी, है ना। तो हिस्ट्री मैंने आपको पढ़ा दिया है पूरा 6 से 12 तक, भूगोल मैंने पढ़ा दिया है 6 से 12 तक, और साइंस भी 6 से 10 तक का करवा दिया है। जाके इसको देख लीजिए। चलिए देखिए इसको आगे। मानचित्र, तो मानचित्र ये रहा आपका, ये रहा मानचित्र। अब चलिए आगे। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। गौर कीजिए कि कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमा किस तरह से बदली। तो इस समय तक तो मुगल साम्राज्य ढलना ही स्टार्ट हो गया था 18वीं शताब्दी तक। आप यह भी देखेंगे 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी कि ब्रिटिश सत्ता यहाँ पे आ गई, अंग्रेज आ गए भारत में। पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक उन्होंने हड़प लिया था। ये मानचित्र जो दिखाया गया है, इधर पे आप देखेंगे मानचित्र, यहाँ पे सिख हैं, लाहौर, पानीपत, दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, यहाँ पे जाट हैं, यहाँ पे अवध है, यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे आपका मालवा है, मराठे हैं, यहाँ पे गुजरात है, इस साइड ये हैदराबाद की जगह है। तो ये सब है पूरा है। अब देखिए आगे क्या हुआ कि अब यहाँ पे कौन आ चुका है, यहाँ पे ब्रिटिश आ चुके हैं, अंग्रेज आ चुके हैं। हम यह दर्शाते हैं कि 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि है जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलना शुरू हो गई। जैसे ही मुगल सत्ता का विघटन हुआ और अंग्रेजों का आना शुरू हुआ, तो जो बदलाव हुआ इंडिया में, हिंदुस्तान में, भारत में जो बदलाव हुआ वो बहुत तेजी से हुआ 18वीं शताब्दी में। तो वही चीजें लोग कह रहे हैं। अब इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, मोटे तौर पर अगर आप बात करें तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, है ना। और औरंगजेब ने 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, और औरंगजेब के बाद मुगल का ऐसा कोई शासक नहीं निकला जो बहुत शक्तिशाली हो। यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता टूटने लगी, बुरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी। तो देखिए आगे 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई, अब यहाँ पे जो है पानीपत की लड़ाइयाँ बताई गई हैं। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई, है ना। तो पानीपत की जो जब तीसरी लड़ाई हुई तो इस समय पे कौन था, इस समय पे एक तो आपके मराठा थे, है ना। महाराष्ट्र में मराठा इस समय पे थे, और क्या था, अफगान लुटेरा यहाँ पे आया। यानी सीधी सी बात है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई, तो मराठा और एक आपका अफगान लुटेरा था, इनके बीच हुई। अगर आपने देखी हो मूवी पानीपत, है ना, पानीपत मूवी अगर आपने देखी हो तो उसमें क्या है आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसमें जो अफगान लुटेरा है वो संजय दत्त बना हुआ है। अहमद शाह अब्दाली नाम से अफगान लुटेरा आता है इंडिया में। और मराठा में उस समय पे सदाशिवराव भाऊ थे। तो इन दोनों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। और पानीपत की जो मूवी बनी है वो पानीपत की तीसरी लड़ाई के ऊपर ही बनी है। तो उसमें जो सदाशिवराव भाऊ दिखाया गया है वो आपका कौन सा है, अर्जुन कपूर है शायद, है ना, अर्जुन कपूर दिखाया गया है। और जो अब्दाली दिखाया गया है, अब्दाली में आपका संजय दत्त को रोल मिला है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई इसमें दिखाई गई है। अगर आप देखना चाहें तो मूवी देख सकते हैं। चलिए देखिएगा आगे। तो ये पानीपत की आपकी तीसरी लड़ाई यहाँ पे हुई। और अब इधर पे क्या हुआ कि वो जीत गया, कौन, अब्दाली जीता। के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए पढ़ते हैं। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के संकट की स्थिति, मुगल यहाँ से टूटने लगे थे। मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था।
और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1789 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के इस शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी थी, यानी कि अब वो उतने शक्तिशाली नहीं थे और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वंश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया था। जो मनसबदार थे, अगर वो शक्तिशाली हम रखते हैं तो वो क्या करेंगे? वो अपनी सत्ता चलाने की कोशिश करेंगे। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी और फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आने लगी। राजा कमजोर था, टैक्स उतना अच्छा खासा नहीं पहुंच पाता था। बीच के लोग मजबूत थे, सूबेदार मजबूत थे, तो ये लोग क्या करते थे? जो राजस्व है उसको बीच का ही बीच उड़ा देते थे। पूरा राजस्व जो है मात्रा उतनी नहीं पहुंच पाती थी जितनी उगाई जाती थी। उत्तरी और पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दी। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिश थी। अतीत में भी विद्रोही समूहों ने मुगल सत्ता को चुनौती दी, परंतु अब ऐसे समूहों ने क्षेत्र के आर्थिक संसाधनों का प्रयोग अपनी स्थितियों को मजबूत करने के लिए किया। जिस तरह से धीरे धीरे राजनीतिक और आर्थिक सत्ता प्रांतीय सूबेदारों, स्थानीय सरदारों व अन्य समूहों के हाथों में आ रही थी, औरंगजेब के उत्तराधिकारी इस बदलाव को रोक न सके। यानी कमजोर था कौन? मुगल। भरपूर फसल और खाली तिजोरियाँ, तो इसको आप पढ़ लेना एक बार, ठीक है? मैं नहीं इसको पढ़ाऊंगी। इस आर्थिक और राजनीतिक संगठन के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने, अब नादिर शाह आया, अभी अफगान लुटेरा आया था 1761 में, जिसने मराठों के साथ युद्ध किया, 1761 में, जिसने सदाशिवराव भाऊ मराठा के साथ युद्ध किया और मराठाओं की इसमें पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार हुई थी और अब्दाली की जीत हुई थी, है ना? देखिए आगे क्या हुआ। लेकिन अब्दाली पता है आपको, वापस चला गया था। वो भारत में रुका नहीं था, वापस चला गया था। उसने युद्ध तो किया था, लेकिन उसको बाद में बहुत दुख हुआ था कि बहुत सारे लोग मारे गए थे और सदाशिवराव पीछे नहीं हटे थे। उन्हें पता था हमें हारना है, फिर भी पीछे नहीं हटे थे। इस बात को लेकर जो है सदाशिवराव भाव को भी क्या हुआ था, अफगान लुटेरे जो अहमद शाह अब्दाली आया था उसको भी बहुत दुख हुआ था इस बात को लेकर, इसलिए वो भारत में रह के अपना वापस चला गया था अफगान। चलिए देखिए आगे देखते हैं। अब इधर पे आपका ईरान का शासक आता है नादिर शाह। 1739 में इसने दिल्ली पर आक्रमण किया। किसने? नादिर शाह ने। और जब इसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो इसने लूटा, दिल्ली को इसने लूटा, संपूर्ण नगर को लूटकर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तर भारत पर आक्रमण किया और लूट मचाई। किसने? अहमद शाह अब्दाली ने। नादिर शाह ने जो दिल्ली पर आक्रमण किया था तो ये क्या क्या करके गया था। देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था उसका वर्णन इसमें दिया गया है। देखिए इसने क्या क्या लूटा था। 60 लाख रुपए उस समय, है ना, 60 लाख रुपया, 1000 सोने के सिक्के, कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन। बताइए आप कितना लूट के ले गया था उस समय की बात है। लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और कई अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ बेशकीमती भी थी। ये तख्ते ताउस जो मयूर सिंहासन कहलाता है, पूछा जाता है मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गया था। बनवाया किसने था ये तख्ते ताउस? तो मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था ये।
एग्जाम में पूछा जाता है। मुगल बादशाह शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा के किले में था ये। कहाँ पे था? आगरा किले में था। फिर इसको आगरा के किले से दिल्ली लाया गया, दिल्ली के किले में स्थानांतरित किया गया, है ना। और दिल्ली में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तो सबसे पहले उसने मयूर सिंहासन ही उठा के ले गया था। एग्जाम में सीधा पूछता है, मयूर सिंहासन कौन ले गया था? नादिर शाह। और दिल्ली में स्थानांतरित करने से पहले जो मयूर सिंहासन था वो कहाँ पे था? कहाँ के किले में था? तो इससे पहले यह आगरा के किले में था। कौन से मुगल बादशाह ने जो मयूर सिंहासन बनवाया था? तो शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया हुआ था। तो इधर पर फोटो अगर दिखाई गई हो तो देख लेते हैं, और ना दिखाई गई हो तो मयूर सिंहासन की फ़ोटो आप एक बार गूगल करके देख लेना ताकि चीज़ें याद रहें, है ना। तो ये नादिर शाह का चित्र बना हुआ है। एक अन्य वृत्तांत में दिल्ली पर आक्रमण के प्रभाव का वर्णन, याद रखिए शाहजहाँ ने बनवाया था तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन कहते हैं। जो कभी मालिक थे अब बड़ी दर्दनाक हालत में हैं। मुगलों की बात कर रहे हैं लोग, जिन्हें कभी भरपूर आदर इज्जत दी जाती थी, उन्हें अब प्यास बुझाने के लिए पानी भी नहीं मिलता। अलग थलग पड़े लोगों को उनके कोनों से खींचकर बाहर निकाल दिया गया था। बताइए, दौलतमंदों को भिखारी बना दिया गया था। जो शौकीन लोग कभी तरह तरह के सुंदर कपड़े पहनकर पोशाकों का नया नया फैशन चलाते थे, अब नंगे घूमने लगे। और जिनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं थी, वे अब बेघर हो गए। नया शहर शाहजहानाबाद अब मलबे का ढेर बन गया था। नादिर शाह ने तब शहर के पुराने मोहल्लों पर हमला बोला और वहाँ की सारी दुनिया को तबाह कर डाला। नादिर शाह ये बाहर के जो लुटेरे आते थे, लोग ऐसा ही करते थे, तोड़ फोड़ कर जाएंगे, मंदिर फोड़ जाएंगे, मंदिरों को तोड़ फोड़ देंगे, लूट पाट करके वापस अपना। क्योंकि ये कुछ नहीं रहता था कि यहाँ पे उन लोगों को बहुत ही देखिए अंग्रेज यहाँ पे टिक गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अच्छा खासा उनको बिजनेस दिख रहा था, है ना। वो लोग जो यहाँ से मसाला ले जाते थे उससे 60 गुना फायदा मिलता था उनको। 7 नहीं 60 गुना फायदा। 1 रुपए की चीज़ 60 में, इतना फायदा था। तो ये लोग रुके, इन लोगों ने कंपनी डाली। लेकिन जितने लुटेरे रहे हैं वो रुकते नहीं थे, लूटपाट करके वापस अपना धनवन लूट के। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बटे हुए थे, एक तो ईरानी और दूसरा तुर्क मूल के थे, जो काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतलियाँ बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तक पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाह फर्रुखसियार और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई। फर्रुखसियार आपका 1713 से 1719 तक रहे और आलमगीर आपकी जो है 1754 से लेकर 1759 तक रहे। और 2 अन्य बादशाह अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। बताइए, नए राज्यों का उदय। अब यहाँ पे नए राज्य कौन से थे? मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। 18वीं सदी मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 परस्पर व्यापी समूहों में बांटा जा सकता है: अवध, बंगाल और हैदराबाद। अब इन्होंने अवध, बंगाल और हैदराबाद में 3 शक्तिशाली प्रांत बांट दिए। ये राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे, हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े। ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासनकाल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे, इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा तीसरा क्या उन्होंने बताया रखा है कि तीसरी श्रेणी में मराठे आते थे, सिख आते थे, जाट आते थे। ये शक्तिशाली थे, मराठे, जाट और सिख, ठीक है ना। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संग्रह के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन ली थी। मराठे, सिख, जाट ये मुगलों के अधीन नहीं थे। चलिए देखिए, पुराने मुगल प्रांत मुगलों के बाद तक जो है आपके ये मराठे रहे हैं, क्योंकि जो अभी मैंने बताया कि अब्दाली के साथ जो युद्ध हुआ था मराठों का 1761 में, हालांकि औरंगजेब की मृत्यु तो आपकी 1707 में होगी और 1707 के बाद तो जो है मुगल का पतन स्टार्ट हो गया था। और जो 1761 में पानीपत का युद्ध हुआ, इस समय पे मराठा ही यहाँ पे शक्तिशाली थे, क्योंकि अब्दाली जो है मराठाओं से ही भिड़ा था। चलिए देखिए आगे।
पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे। कौन कौन से? अवध आपका उत्तर भारत में है, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक थे सआदत खान। कौन थे? सआदत खान, जो कि अवध के थे। मुर्शीद कुली खान बंगाल में। अलीवर्दी खान, मुर्शीद कुली खान आपको देखने को मिलेंगे आगे जब आगे इतिहास पढ़ेंगे, बंगाल में। और आसफ जहाँ है, कहाँ था? आसफ जहाँ है आपका हैदराबाद में था, जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। मुगल बादशाहों को उन पर भरोसा और विश्वास था। आसफ जहाँ और मुर्शीद कुली खान दोनों को 7-7 हज़ार जात का दर्जा दिया हुआ था। होता होगा इनका कुछ, है ना। जबकि सआदत खां की जात का दर्जा 6,000 था। हैदराबाद देखिए, हैदराबाद के बारे में क्या बताया जाए। अवध, हैदराबाद, बंगाल। निजाम उल मुल्क आसफ शाह 1724 से 1748 तक रहा, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की। मुगल बादशाह फर्रुखसियार के दरबार का फर्रुखसियार के समय पर था ये, ठीक है, एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कारोबार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल बादशाह में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और उन्हें जागीर प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था आसफ जहाँ, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। ना तो वह दिल्ली से कोई निर्देश लेता था और ना ही दिल्ली उसके कामकाज में कोई हस्तक्षेप करती थी। मुगल बादशाह तो केवल निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ द्वारा पहले से लिए गए निर्णयों की पुष्टि कर दिया करता था। फर्रुखसियार जो था मुगल बादशाह, वो तो बस टिक मार देगा कि हाँ ठीक है भाई, करो, कोई ऑर्डर नहीं है ना। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहा। मराठों से युद्ध भी होता था उसका और तेलुगु क्षेत्र के लोगों से भी युद्ध रहा। पूर्व दिशा में निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ कुरुमंडल तट पर स्थित वस्त्रों उत्पादन धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था आसफ जहाँ, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। इस समय ब्रिटिश शक्ति आ चुकी थी आपकी, है ना, और ब्रिटिशों के बाद अच्छे खासे हथियार थे, उनसे जीतना इतना आसान नहीं था। निजाम की फौज, हैदराबाद के निजाम के निजी सैनिकों का एक वर्णन दिया हुआ 1790 का। निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी थी, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार थे। इन अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का संकेतन 100 रुपये से ज़्यादा वेतन 100 रुपये से ज़्यादा है। चलिए देखिए, हटाइए इसको। अवध के बारे में देखते हैं। बुरहान उल मुल्क सआदत खां को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने उनमें यह एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अवध एक समृद्धिशाली राज्य था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था। पूरे उत्तर भारत में, मध्य भारत, उत्तर भारत और उत्तरी भारत और बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग इसी से होकर गुजरता था, अवध से होकर। बुरहान और मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ताधर्ता बन गया। चलिए देखिए, बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती कर दी और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। अब भाई जो कोई जहाँ रहेगा वो अपने हिसाब से ही तो वहाँ की चीज़ों को चलाएगा, है ना। और आज भी आप देखेंगे एक प्रधानमंत्री गया, दूसरा आया, तो वो कुछ चीज़ों में बदलाव करता है ना, वो तो होता ही है। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों या लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारों को रोहेलखंड और अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्यों में मिला दिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकार और महाजनों पर निर्भर रहता था। राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था।
इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम, मतलब बड़े आदमी को देता था जो पैसे वाला था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इसी रकम के भुगतान की गारंटी देते। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों, महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंधन को प्रभावशाली करने लगे। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, चीज़ें बदलने लगी, है ना। बंगाल, मुर्शीद कुली खां के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खां अपने मन से, अपने आप से, अपने तरीके से बंगाल को चलाने लगा। मुगल का यहाँ पर कोई नियंत्रण नहीं रहा। मुर्शीद कुली खां बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रतिनियुक्ति थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खां औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना। उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ले ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नगद वसूल किया जाता था। परिणामस्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों और साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। पैसा खत्म हो गया तो महाजनों और साहूकारों के पास ही लोग बच जाते थे, अपनी ज़मीन गिरवी रख देंगे, घर गिरवी रख देंगे। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। देख लीजिए, इसी चक्कर में लोग बागों की ज़मीन जो है हड़प लेते थे जमींदार। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था वह अली वरीदी खां के शासनकाल में बंगाल से भी स्पष्ट दिखने लगा था। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार का घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। जगत सेठ पूछा जाता है किसके समय पे था? अली वर्दी खां के समय पे। कहाँ का साहूकार था ये? बंगाल का। जगत सेठ कौन था? यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों का विहंगम दृष्टि डालें तो हमें उनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। जैसे प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। जो कोई आएगा वो हल्का हल्का खुद हर चीज़ में बदलाव करता है, अपने अपने प्रशासन में बदलाव करेगा। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर दिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूर्णतः नापसंद की गई, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी ये चीज़। यद्यपि देहात के उसके प्रभाव में क्षेत्रीय भिन्नताएं थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा बणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूति, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे, बताइए, और उनकी जोतों से अपनी खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल लिया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों महाजनों की नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ गई, तो राजनीति में पहुंच गए। राजपूतों की बतन जागी। अब देखिए राजपूत कहाँ थे इस समय पर 18वीं शताब्दी में। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। राजपूत घराने आपको राजस्थान में मिलेंगे, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था। तो वही चीज़ है कि अंबर और जोधपुर कहाँ पे मिलेगा आपको? राजस्थान। राजघराने मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार को गुप्तीय राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। चलिए देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा खास है नहीं, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर। इस प्रभावशाली राजपूत घराने ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबेदारों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदार शाह ने
1713 में इन राजाओं की इन पदों का नवीनीकरण है ना। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया, नागौर जिले को। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के छोटे छोटे हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जयसिंह ने, जयपुर में था ये सवाई राजा, ठीक है। सवाई राजा जयसिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक में राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया था, जिससे उनका अपना विस्तार आगे बढ़ा। ये आपका चित्तौड़गढ़ का किला दिखाया गया है राजस्थान का। मतलब किले तो गजब बनते थे, बताइए। जयपुर के राजा जयसिंह। ये क्या दिखाया गया है? जयपुर में जंतर मंतर, ये रहा जंतर मंतर। पूछा जाता है एग्जाम में कहाँ है जयपुर में। आज़ादी हासिल करना। अब देखिए सिखाए। अध्याय 8 में आपने पढ़ा कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हुआ। इससे पंजाब के क्षेत्रीय सिख कहाँ गठित हुए? पंजाब में। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व उनके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासक को सार्वभौम बताया। शासन को सतलज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने शासन की स्थापना की। 1715 में बंदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और 1716 में इसको मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग्य नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की सेना दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा वैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में भी सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिसके अंतर्गत किसानों ने, राखी मतलब वो नहीं बांधने वाली, जिसके अंतर्गत किसानों ने उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया। आई बात समझ में? संरक्षण प्रदान किया। उनकी उपज का 20% लिया और वो 20% लेने के बदले उन्हें संरक्षण दिया गया किसानों को। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया और शासक उनके भाग्य में थे। राज्य करेगा खालसा। अपनी सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विद्रोह प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का समृद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बंदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे। 18वीं शताब्दी में सिख का इलाका कहाँ था? सिंधु से यमुना नदी तक, यूपी तक था। यद्यपि ये विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। मराठा, देखिए मराठा आ गया। अभी हम सिख को देख रहे थे। हम महाराष्ट्र में मराठा राज्य एक अन्य शक्तिशाली क्षेत्रीय राज्य था जो मुगल शासन का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ। शिवाजी ने 1700 जो शिवाजी रहे वो 1627 से लेकर 1680 तक रहे। शिवाजी ने शक्तिशाली योद्धा परिवारों देशमुखों की सहायता से एक देशमुख आए जो एक योद्धा परिवार था, वो मराठों में था, की सहायता से एक स्थानीय राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारक कुणबी मराठों की सेना के प्रमुख आधार बन गए। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों की चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्तपावन ब्राह्मणों की एक परिवार के हाथ में रही, जो शिवाजी के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में पेशवा के रूप में
आपने देखा होगा कि जितनी भी मराठाओं के ऊपर मूवी बनी है उसमें पेशवा का जो पद दिखाया जाता है वो बहुत मुख्य रूप से दर्शाया जाता है मूवियों में, है ना। तो पेशवा यहाँ पे मुख्य थे। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। पुणे महाराष्ट्र राज्य की राजधानी बन गया। पूना जिस समय पे हम पुणे बोलते हैं, जो पुणे इस समय पे आपका है, मराठाओं ने अपनी राजधानी बनाई इसको। आगे देखिए, पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर लिया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास से चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से जा सकते थे। मतलब जहां पर खाने पीने की व्यवस्था आसानी से हो सके, ऐसे इलाकों में ये लोग टक्कर लेते थे, लड़ाइयाँ करते थे। वरना बताइए, जो सेना रहेगी उसको खाने पीने की चीज़ें कहाँ से मिलेगी? तो मतलब भूखमरी हो जाएगी, लड़ाई से पहले ही, युद्ध करने से पहले ही भूखमरी हो जाएगी। चलिए देखिए, 1720 से 1761 के बीच मराठा राज काफ़ी विस्तृत हुआ, काफ़ी फैला। अहमद साहब अब्दाली जो आया था 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में, इसके बाद ही मराठा साम्राज्य का जो है विघटन हुआ, है ना। उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य की सत्ता को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र पर चौथ और सरदेशमुखी पर कर वसूलने का अधिकार भी मिल गया। अब देखिए, चौथ और सरदेशमुखी, अब याद रखना कि चौथ और सरदेशमुखी जो कर लिए जाते थे वो कौन लोग लेते थे? तो मराठा लेते थे, याद रखना। सरदेशमुखी तो आपको याद आ जाएगा क्योंकि मराठाओं से संबंधित नाम है, लेकिन चौथ याद रखना कि चौथ जो है मराठा वसूलते थे। 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तथा दक्षिण में कर्नाटक और तमिल पर तेलुगु प्रदेशों तक फैल गए। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार से उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए। परिणामस्वरूप मराठों को 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसी भी शासक से कोई सहायता नहीं मिली, वरना ये लोग जीत जाते, इसलिए लोग हार गए। अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन क्या किया? इन्होंने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके पर एक बार विजय अभियान पूरा हो जाता था और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वहाँ स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई। कृषि को प्रोत्साहित किया गया, व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। जैसे मतलब ये लोग जीत जाते थे, अपने तरीके से राज्य को चलाते थे, सीधी सी बात है। इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेना खड़ी करने के लिए संसाधन मिल चुके थे। सिंधिया, गायकवाड़, भोसले, आपकी मूवी में इनके नाम खूब दिए जाते हैं। 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियान ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास और समृद्धि को कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के संरक्षण में जो है फलता फूलता रहा। याद रखिए, होलकर कहाँ थे? इंदौर में। सिंधिया उज्जैन आपका यूपी में है आज, और इंदौर आपका एमपी में है। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धिशाली और वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्रों को मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापार में संलग्न था, लेकिन अब उसने अपने वाणिज्यिक भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ तथा इलाहाबाद को शामिल कर लिया गया। चलिए देखिए, अब आए जाट। मराठे पढ़ लीजिए, सिख पढ़ लीजिए, अब जाटों को और देख लीजिए। अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी में अपनी सत्ता सुदृढ़ की। अपने नेता चूड़ामन के नेतृत्व में उन्होंने दिल्ली के पश्चिम में स्थित क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण किया। जाटों ने 1680 के दशक तक आते आते उनका प्रभुत्व दिल्ली तथा आगरा के दो शाही शहरों के
बीच के क्षेत्र पर शुरू हो गया, दिल्ली और आगरा के बीच बसता। कुछ अरसे के लिए वे आगरा शहर के अभिरक्षक भी बन गए, कुछ समय पर रहे हैं। जाट समृद्ध कृषक थे, ये कौन थे? कृषक थे। और उनके प्रभुत्व क्षेत्र में पानीपत तथा बल्लभगढ़ जैसे शहर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गए। सूरजमल के राज में भरतपुर शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला बोलकर उसे लूटा तो दिल्ली के कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भरतपुर में शरण ली। नादिर शाह के पुत्र जवाहिर शाह के पास 3000 सैनिक थे। उसने 20,000 अन्य सैनिक मराठाओं से लिए, 15,000 सैनिक सिखों से, और सबके बलबूते पर वह मुगलों से लड़ा। ये जो जवाहिर शाह था, चलिए देखिए आगे। जहां भरतपुर का किला काफ़ी हद तक पारंपरिक शैली में बनाया गया, वहीं दीग में जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए एक विशाल बाग महल बनवाया। शाही वास्तुकला से जिन रूपों को पहली बार शाहजहां के युग में जोड़ा गया, दीग की इमारतें उन्हीं रूपों ने बनाई। चलिए इसको हटाइए, खत्म है कहानी वैसे। क्या है फ्रांसीसी क्रांति? तो आप एक बार इसको देख लेना कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या दिखाया गया। अन्यत्र दूसरे देश के बारे में बताया गया होगा। जब हमारे देश में 18वीं शताब्दी में ये चीज़ें चल रही थी तो और दूसरे देश में क्या प्रमुख चल रहा था, तो वो चीज़ ये लोग थोड़ा सा एक टॉपिक दे देते हैं एक बॉक्स में। या क्लास 7 का हिस्ट्री समाप्त हो चुका है ना, बहुत ही जल्दी चीज़ें हो रही हैं। एक दिन में मैंने आपके 2 चैप्टर करवाए हुए हैं। अब क्लास 8 का हिस्ट्री आपका 3 दिन का ही है, क्योंकि मात्र इसमें 6 चैप्टर हैं, इसलिए 3 दिन में समाप्त हो जाएगा। वैसे जल्दी से आपके 5-6 चैप्टर 9th में, 5-6 10th में, और 11-12 का हिस्ट्री खत्म। और अब आप कमेंट कर दीजिए कि हिस्ट्री के बाद आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, क्योंकि भूगोल हो चुका है, साइंस हो चुका है ना, हिस्ट्री हो चुकी है, तो 3 सब्जेक्ट तो आपके ने पढ़ चुके हैं। अब या तो आपका पॉलिटी रहेगा, इकोनॉमी तो अभी उससे इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, पॉलिटी आपका इकोनॉमिक्स से ज़्यादा, तो इकोनॉमिक्स से पहले आपका जो पॉलिटी ही रहेगा जहाँ तक। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। इकोनॉमिक्स है आपका, पॉलिटी रखा हुआ है, साइकोलॉजी भी है आपका 11-12 का, अगर आप पढ़ना चाहें तो। बहुत सारे सब्जेक्ट है ना। लास्ट था ये क्लास 7 का। अब मिलेंगे नए क्लास के साथ, नए चैप्टर के साथ। जब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।